अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Good morning everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? अच्छा जी, अब्दुल्ला का एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का सवाल सुबह सुबह उठा है और सुबह सुबह ऐसे जवाब नहीं बंदा सोच सकता। तो सवाल ये था कि हमने सोचा हम आपसे मशवरा कर लें एक्चुअली, क्योंकि मुझसे नहीं किया आप इतने हमारे समझदार साथी हमारे साथ रोजाना होते हैं, बरसा बरस से हमारा ये साथ हैं एंड वी आर लाइक फैमिली मेंबर्स। तो आपसे क्यों ना पूछ लिया सवाल जाए। तो पूछो। सवाल ये है कि आपके ख्याल में सेविंग करने का, बचत करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? जिसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लोग अच्छा, वो वाली ले लेते हैं छोटी मोटी, वैसे हम उतनी बड़ी सेविंग की तो बात कर नहीं रहे हैं। और फिर जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका होता है वो है कमेटी डालना। और फिर देसी और घरेलू, बिल्कुल वो कमेटी वाला आप जो कह रहे हैं, और आप स्टॉक्स और मतलब छोटी सी सेविंग की बात करें ना, तो फिर देखिए बात ऐसी होनी चाहिए दैट एवरीबॉडी कैन फॉलो। आई डोंट नो व्हाई दो, कमेटी तो कमेटी होती है, लेकिन एनीवे तो दैट इज़ वन वे। और हम बात ये इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज हम ऑफिस में ना अपनी एक कमेटी वगैरह डालते होते हैं और जितने उसमें लोग जमा हो सके एंड इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल, सो दैट इज़ वन वे। लेकिन अगर आपको इस तरह लोग ना मिलें जिनको आप ट्रस्ट करते हो, आप कमेटी वगैरह नहीं डाल सकते, तो उसका भी कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा, कमेटी से याद आया, वो सुना था आयशा सना कमेटी लेके भागनी थी लोगों की। हाँ, ये भी आप लोगों को, खैर ये अब किसी ने अगर ये बात नहीं सुनी तो आई डोंट वांट टू सिट हियर एंड डू दैट, लेकिन यस ऐसा भी हुआ है कि लोग, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप ट्रस्ट करते हैं किसी को तो फिर उनके साथ कमेटी डालें, बिकॉज बहुत से ऐसे किस्से हैं कि आपने कमेटियाँ दे दी, अगला बंदा आपके पैसे लेके भाग जाएगा। एंड वी नो सम वेरी फेमस पीपल who did that, who have done that actually, and vanished also, and vanished from the planet Earth actually. So हुआ ये कि किसी ने बहुत बड़ी कमेटी डाली अपने दोस्तों के साथ मिलकर, लाखों की, जिसके कोई पता नहीं करोड़ों बन रहे थे, लाखों करोड़ों की। तो पहली कमेटी ही उन्होंने अपने नाम, क्योंकि खुद इनिशिएट की थी ये प्रॉब्ली, या पहली या दूसरी कमेटी अपने नाम की, और उसके बाद तीसरे दिन से फोन नंबर गायब, बोरिया बिस्तर बंद और मुल्क से गायब। स्ट्रेंज बात है। अब समझ तो आपको आ गई होगी शायद कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं आई तो हम बता नहीं रहे। वैसे मुबैना तौर पर तो यही स्टोरी है जो हमें पता लगी है। नहीं, लोग बड़े बड़े लोगों ने तस्दीक की है इधर आके हमारे ही शो पे। हम सेविंग से कहां पे पहुंच गए, तो आप हमें लिख के बताइएगा आज जियो पाकिस्तान टीवी पे कि आपका सेविंग करने का सबसे मौसर तरीका कौन सा है। ऑलराइट, तो ये सारी बातें तो हम वो क्या होते हैं, गल्ले, कुज्जा, हाँ कुज्जा नहीं कहते थे उसको? नहीं, कुज्जा तो वो होता है जिसमें परिंदे रहते हैं। नॉट एट ऑल, कुज्जा वो होता है जिसमें पैसे डालते हैं। अच्छा चले, वो भी हो सकता है, हम तो उसे गल्ला ही कहते हैं। तो उसमें भी पैसे जमा करते थे। और क्या कहते हैं, एक सेकंड एक और आ रहा है, गुल्लक भी कहते हैं। गुल्लक तो एक वो पतीसा टाइप खाने की चीज नहीं होती, वो भी होता है। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही डाइवर्ट हो रही है इधर उधर। वर्सेटाइल एंड लेजेंडरी, मतलब क्या लिविंग लेजेंड ही इनको आप कह दें, बिकॉज ये कहाँ से शुरू हुए हैं हमने तो अपनी इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम एंड ही हैज़ केप्ट इम्प्रूविंग। और एक इम्प्रूवमेंट का एक तरीका ये होता है कि आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना आप अबूर कर जाए एक लेवल दैट नथिंग कैन डिटर यू। अब जो उनकी एक स्माइल, उनकी परफॉर्मेंस, जो हार्ड वर्क था वो उन्होंने कर लिया और बहुत ज़्यादा कर लिया। नाउ ही इज़ रियली एंजॉइंग हिज फेम एंड हिज म्यूजिक, और अब तो उनके बच्चे भी इन्वॉल्व है उनके म्यूजिक में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा खानदान ही बड़ा अच्छा काम कर रहा है। We really wish to interview him someday. हाँ, लेकिन मैं बहुत बार ये रिक्वेस्ट जो है सजाद अली साहब के लिए डाल चुकी हूँ कि प्लीज़ हमें इंटरव्यू दें, बल्कि उनकी बेटी से, जिनसे हमारी एक्चुअली अच्छी सलाम दुआ है, तो हाथ खड़े कर लिए थे तो वो हाँ, तो आज हम एक बार फिर इधर ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सजाद अली साहब प्लीज़ हमें इंटरव्यू दें, और हम बिल्कुल कोई घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे। एवरीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप की सोबत में हो, कुछ म्यूजिक हो, कुछ गप्पे हो, और कुछ आपकी ऑब्वियसली बहुत से चंद लोगों की फरमाइश बहुत ज़्यादा आती है, और सर्टनली आप उनमें से हैं जिनकी फरमाइश लोग हमें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि दे रियली वांट टू मीट यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी। और सुबह सुबह बाय द वे मैं मीनारे पाकिस्तान वाले सानहे की एक और वीडियो जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी देख रहा था, और मैंने हुमा को भी दिखाई, और वो प्रॉब्ली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन अगर शुक्र है वो वायरल नहीं देख लेना
तो आपका दिल हलक में आ जाए और उन तमाम लोगों को भी जवाब मिल जाए जो ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर जनाब ये कोई ड्रामा किया गया। और इसीलिए हम वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो आप जिसको पता है कि वहाँ क्या हुआ है, जो कि पूरे मुल्क को पता है क्या हुआ है, अब मजीद उसमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। और अभी भी इस किस्म की डिबेट्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जहाँ लड़की को कसूरवार ये वो, आपने जो कहना है आप कह लें, हम अंधे नहीं हैं, हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ क्या हुआ है। एनीवे जी, आपको बताएं एक दफ़ा फिर कि ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद और ज़्यादती के लर्ज़ाखेज़ वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। और विहाड़ी से लाहौर आई माँ और बेटी को रिक्शा ड्राइवरों ने ज़्यादती का निशाना बना डाला और इकबाल पार्क में सैकड़ों अफराद ने अकेली खातून से बदतमीज़ी और बदतहजीबी की सारी हदें फलांग दी, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं। लाहौर में रिक्शे में सवार खातून के साथ नाजेबा हरकत, और रावलपिंडी में मदरसे के उस्ताद की तालिबा, और फैसलाबाद में पड़ोसी की 12 साला लड़की से मुबैना ज़्यादती, गुजरांवाला में महल्लेदार की 6 साल। कैन यू इमेजिन कि पूरी एक लिस्ट है लंबी सी, जो कि अब मुझसे कहा भी नहीं चाह रहा। हर रोज़ एक नहीं तो 2-3 वाक़ये तो होते ही हैं, बल्कि कोई दिन नहीं गुजरता जब आपको कोई एक नया इस किस्म का वाक़या ना सुनाई दिया गया हो। आयरनी एक छोटी सी, गुजरांवाला में आप बता रही हैं 6 साल बच्ची महल्लेदार मदरसे में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी इंतहाई परेशान कुन है और पाकिस्तानी माशरे के लिए शर्मिंदगी का बाइस भी हैं। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वाक़े को टेस्ट केस बनाने का इरादा जाहिर किया है। एक दुखी माँ और दुखी बेटी के साथ जो ज़्यादती हुई, उसका जो है कुछ ना कुछ सदेबाब होगा। इसमें हम इनके ऊपर स्पेशल सेक्शंस लगा के इन मुल्ज़िमों के ऊपर, और इनको इंशाल्लाह हम विल टेक देम टू द लॉजिकल एंड, और फुल डोज जो प्रोग्राम होता है वो हम इंशाल्लाह इनको देंगे। और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इनको सज़ाए मौत दिलवाई जाए। और यकीन करें कि जब ये रात को पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो हमने मन्नत भी मांगी कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक चैलेंज था। I cannot, although I have my 2 cents on this, but चलें, आप इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि आप वाकई मुल्ज़िमों को करार वाकई सज़ा दिलवाने में पुलिस डिपार्टमेंट अपनी भरपूर कोशिश करेगा। This is what you're supposed to do. This is your job. हाँ, मतलब obviously they cannot be a pat on the back for somebody for doing their job, but having said that, काश के ऐसा हो कि दिनों में 2, 4, 5, 6, 10, 15 किस्म की ऐसी जजमेंट्स आएँ, और जिससे कोई एटलीस्ट सहारा हो कि यहाँ सुनने वाला है, यहाँ सज़ाएं देने वाला है। ऑब्वियसली डिटरेंस क्रिएट करनी है, कुछ सज़ाएं होंगी तो अगला डरेगा ना कि भाई नहीं कर सकते हम। हो जाता है ना जनाब, कहते हैं ज़ैनब रेप और कत्ल केस में मुल्ज़िम को सज़ाए मौत हुई। देखिए, ये वन ऑफ वाक़यात के नतीजे में होने वाली सज़ाओं से इतनी डिटरेंस क्रिएट नहीं होगी। ये यकीन हो सब लोगों को माशरे में कि जनाब अगर ये जुर्म का हम इर्तिकाब करेंगे तो हम बचेंगे नहीं, हम पकड़े जाएंगे। और अगर मुल्ज़िम जुर्म करता ही इसलिए है कोई भी इंसान क्योंकि उसे बच जाने भैया रिक्शे वाले की जो सारी स्टोरी है वो 2-3 साल पहले भी कर चुका है यही, और पकड़ा गया, छुट गया, उसके बाद आके दोबारा कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे गोइंग टू डू इट बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन द रिजॉल्व कि वी आर इनविंसिबल, हमें तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और लगता बिल्कुल यही है। दूसरी चीज़ अब्दुल्ला, तब लोगों में कुछ थोड़ा सा इत्मीनान आएगा, उन केसेस के भी फैसले हों और सही फैसले हों जो कि वायरल नहीं होते केसेस। हर चीज़ वायरल नहीं होती है। ज़ैनब केस का आप कह रहे हैं, ज़ैनब का तो इतना बड़ा सीन बना था इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान के, उसमें तो सजा देनी ही देनी थी। तो कुछ ऐसा करके दिखाएं जहां चीजें वायरल ना हो। सुना था ना तो जमीन लरस जाती थी आपके कदमों के नीचे, और अब आप देख लें उससे कहीं आगे चीजें जा चुकी हैं। हफ्ते इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। खैर, ज़्यादती और तशद्दुद के दीगर वाकयात में मुलव्विस मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। साफ नजर आ रहा है ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात उठाना पड़ेंगे। इसी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस इस मामले में काफ़ी मुतहर्रिक भी नज़र आ रही है और एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है कि जनाब दे आर डिटर्मिन्ड टू
deal with this thing. Hopefully. फयाज साहब, लाहौर में पिछले 4-8 दिनों में खवातीन को हिरासत करने यहाँ तक के ज्यादती तक के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई है और उनके मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है। आपके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं? आप ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट से भी इन टच होंगे। क्या जराइम वाकई बढ़ गए हैं या रिपोर्ट होना बढ़ गए हैं या नहीं, जितना पहले हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है? इस मौक़िफ़ के साथ कतन भी इत्फाक नहीं करूँगा, लेकिन एक फ़र्क आपको नज़र आएगा उस वक्त के और आज के। ज़ैनब बच्ची का केस हुआ था, महीने लग गए थे कि केस की तफ्तीश ही नहीं हो पा रही थी। गिरफ्तारी तो बड़ी दूर की बात, किसी मुलजिम की या किसी मुजरिम की तफ्तीश ही नहीं हो पा रही थी कि मुलजिम कौन है। लेकिन हमारे यहाँ आपका पिछले साल आपने देखा सितंबर के अंदर एक मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे का गुजरपुरा का वाक़या थाना गुजरपुरा में हुआ। पहले ही 2 दिनों के अंदर तमाम तफ्तीश कंप्लीट हो गई और उसके बाद अगले चंद हफ्तों के अंदर सारे के सारे मुलजिम और मुजरिम जना गिरफ्तार होकर आज उनको सज़ाएं हो चुकी हैं। एक तरीक़ेकार है ना प्रोसिक्यूशन का। इसी तरीके से ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या है, चिंची रक्शे का वाक़या है या चुंग का वाक़या है। इसके अंदर आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि पुलिस, इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत और उनके अदारों ने कमाल हिकमत अमली के साथ पहले 24 घंटे से 48 घंटों के अंदर केस की तफ्तीश भी कंप्लीट की है और गिरफ्तारियां भी की हैं। वी शुड नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ैनब केस भी एक बहुत डिफिकल्ट केस था। वो डीएनए मैचिंग के जरिए मुलजिम तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम था और उसमें भी टाइम जरूर लगा था, लेकिन पहुंच गए थे। तो वी शुड नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम। और ऑल्सो मुश्किल इसलिए भी था बिकॉज उस पर कुछ कर दिखाना था। मतलब उस पर इतना प्रेशर था कि वो एक कंप्लेसेंसी जो जिसको हम एसोसिएट करते आए हैं, आई एम सॉरी टू से, विद द पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशंस, वो उस पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा उसको तो हल करना ही करना था। तब भी अच्छा काम किया था और तब भी अच्छा किया था, एब्सोल्युटली। अच्छा फयाज साहब, अब ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि माइंडसेट बदलना होगा और आवाम का एक कलेक्टिव लेवल पे माइंडसेट बदलना होगा। लेकिन जाहिर है कि ये फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। पुलिस और हुकूमत को कुछ गैर मामूली इक़दामात लेने पड़ेंगे कि फौरी तौर पर ख़वातीन को कुछ एहसास हो। तो लिहाजा दिस इज़ नॉट इवन आस्किंग फॉर टू मच कि एटलीस्ट एक सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक फीलिंग ज़रूर आना स्टार्ट हो जाए कि कोई कुछ कर रहा है हमारे लिए, कोई संजीदा है इस बात के बारे में। तो पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में कोई प्लान रखती है और पुलिस से मुतमईन है, कुछ इसके बारे में बताइएगा। देखें, इसके लिए तो बुनियादी तौर पर एक ही टूल है, एक ही टैक्टिक्स है, एक ही पॉलिसी है और एक ही प्लानिंग है कि हर केस के अंदर कानून की अमलदारी फौरी तौर पर, वाज़े तौर पर, इम्पार्शल, फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद उस मुलजिम को कानून के शिकंजे में लाके कानून के ज़रिए से निशान इबरत बनाया जाए। कोई लॉ नेसनेस ना क्रिएट की जाए, कोई बनाना रियासत का सबूत ना दो, ना कोई मॉब जस्टिस नज़र आए कि लोग किसी को पकड़ के वहीं पे मार धाड़ शुरू कर दें। कानून का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मिर्ज़ा उस्मान की और ज़ैद जाफ़र की इस वक्त चीखें उसके ख़ानदान वाले सुन रहे हैं जेल से कि जेल के अंदर उनको कोई प्रोटोकॉल, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं देने की इजाज़त है। मैं वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो केसेस हैं, इसके अंदर जो लोग पकड़े जाएँ उनको प्रोसिक्यूशन के ज़रिए से कानून, इंसाफ, हुकूमत और रियासत, इसके जितने अदारे हैं वो अपना किरदार प्रॉपर तरीके से अदा करें। नहीं। अच्छा फयाज साहब, पंजाब हुकूमत के हवाले से ये रिपोर्ट भी आई है कि टिकटॉकर्स पर पब्लिक मकामात पर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारे इस पे ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अगर ऐसा है तो ये मुमकिन कैसे होगा? क्योंकि I am not a TikToker, but I have this app downloaded in my phone. So how would you determine कि जनाब ये TikToker है, ये नहीं TikToker है? किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं हुआ कि ये TikToker है या नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई टिकटॉकर्स या यूट्यूबर के हवाले से कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। हाँ, आपके पब्लिक पार्क्स के जो PHA की सुपरविजन में आते हैं उनकी सिक्योरिटी सख्त की गई है। वहाँ पे CCTV कैमरास जहाँ लगे हुए हैं उनको फंक्शन किया जा रहा है, जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ लगाया जा रहा है।
ताकि दोबारा कोई पब्लिक पार्क्स के अंदर, और वहाँ का जो सिक्योरिटी का सिस्टम, वहाँ के गार्ड्स हैं, वहाँ की अपनी फोर्सेस हैं जो प्राइवेट जो PHA के तहत और पार्कों के अंदर डिप्यूट होती हैं, उनको थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा सख्त किया जा रहा है, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। थैंक यू फयाज चौहान साहब। और चलें, अच्छा हुआ कि आपने क्लियर कर दिया कि टिकटॉकर या यूट्यूबर्स वगैरह पे पाबंदी नहीं है किसी भी पार्क में जाने पे। मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट हो रहा था, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी इन प्लेस नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, विच इज़ ग्रेट, अच्छी बात है, बढ़ानी चाहिए भी। अच्छा, व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डू, हमारी टीम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट एवरी वीक, जब तक ये सब कुछ नहीं होता, हम एक फॉलो अप का सेगमेंट भी करेंगे फॉर ऑल दोज पीपल जिनके ये केसेस चल रहे हैं। मतलब इसी एक कहानी में फयाजुल चौहान साहब से हमें बात करते हुए हम क्लिप्स आपको दिखा रहे थे और एक रिफ्रेशर हो रहा था कि कितने केसेस पेंडिंग हैं। उस्मान मिर्जा, ये जाहिर जाफर, ये अभी टिकटॉकर आ गई है, हज़ारों किस्म के और बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस ऑल ओवर द कंट्री। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक ही जगह हो, लेकिन मोस्टली इन पंजाब एज वेल। वी आर गोइंग टू फॉलो देम अप, क्योंकि फॉलो अप ज़रूरी है। ज़रा ये भी पता चले ना आगे अथॉरिटीज़ को कि देयर इज़ अ प्रेशर एट द बैकग्राउंड कि इनका आप इनको हल करें, सॉल्व करें, क्योंकि नज़र जो हमें आ रहा है दैट्स प्रीटी क्लियर। एक और बात मैंने करनी है और लाजमी करनी है यहाँ पर, प्लीज़ ये जो किसी भी वाक़े को किसी सोशल मीडिया ऐप के साथ एसोसिएट किया जा रहा है ना, फॉर इंस्टेंस टिकटॉक इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान। हम किसी और साने हैं या वाक़े के हवाले से कहते हैं जनाब ये व्हाट्सएपर था, या ये ट्विटर पे अकाउंट बनाया हुआ था इसने, या ये यूट्यूबर था। टिकटॉक को क्यों हम इस तरह से मिलाइन करके उसके साथ एसोसिएट करते हैं कि भाई ये तो टिकटॉकर थी या टिकटॉकर था इसलिए ऐसा होना था। एक बिला वजह का माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, एक फ्रेम बनाया जा रहा है उस ऐप से रिलेटेड। भाई टिकटॉक हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इस What are you trying to say actually? I'll tell you what we are trying to say. We are trying to say कि जब हम ये कुछ words हैं हमारे मखसूस, हम उनकी डेप्थ में जाने की सोचते ही नहीं है ना, कि लिहाजा तो जब टिकटॉक की बात कर रहे हो तो जी बहुत ही बुरी बात है। You don't know कि वो बुरी बात है कि अच्छी बात है, आपने इतनी इन डेप्थ रिसर्च नहीं की, लेकिन बुरा है। फिर कंसेंट, ये टर्म जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये सडनली किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। ये अंग्रेजी का वर्ड है, हज़ार कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसको एक ही मतलब समझना है, एजेंडा भी 2 करोड़ चीज़ों पे हो सकता है, लेकिन हमारी अवाम माशाल्लाह इतनी ये ट्रिगर वर्ड्स हैं, इसमें शामिल कर रहे हैं, ये ट्रिगर वर्ड्स हैं, और ये जब यूज होते हैं तो यहाँ सोच एक और तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। बट एनीवे, वी विल टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। स्टॉप associating an incident with a particular social media app कि भाई ये टिकटॉकर, भाई क्या मतलब है? हम व्हाट्सएपर भी कहना शुरू कर दें फिर साथ में, वो तो हम सारे हैं ही हैं। You should not say I don't know any person who's not a WhatsApper. खैर anyway, forget that. सोशल मीडिया पे बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं रमीज राजा साहब की नई जिम्मेदारियां संभालने से मुताल्लिक भी। मेरा ख्याल है कि उनके सियासी ख्यालात और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिल्कुल एक तरफ रखें और उनकी क्रिकेट एक्सपर्टीज को देखें और उम्मीद करें कि जनाब अच्छा ही होगा। नहीं, बट माय क्वेश्चन इज, एंड ऑफ कोर्स अभी अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। माय क्वेश्चन इज दैट ही इज सो गुड इन व्हाट ही डज, तो जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना नाम उन्होंने उसमें कमा लिया। क्रिकेट कमेंट्री इज नॉट एन इजी जॉब आइदर, एंड इट्स नॉट एज इफ कि जी ये वो वाली एवेन्यू है जहाँ सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं, नहीं होते, गिने चुने लोग हैं। इन्होंने सालों में अपनी जगह एग्जैक्टली, तो ये बड़े गिने चुने होते हैं। खैर एनीवे, बल्कि ऐसा करते हैं, भट्टी साहब को बुला ही लेते हैं और ये बातें कर लेते हैं ना, बाकी बातें होती रहेंगी। आपको बताना ये चाहता हूं मैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करनी है तो जमैका में पाकिस्तानी बॉलर्स को आज पहली इनिंग जैसी कारकर्दगी दोहराना होगी। वी कैन जस्ट होप, और आखिरी दिन मेजबान टीम को मैच जीतने के लिए 280 रन, जबकि पाकिस्तान को मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए 9 विकेटें दरकार हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। पहले जल्दी से ये अटका हुआ है सवाल, भट्टी साहब, इनिंग्स डिक्लेयर करती 6 खिलाड़ी आउट पर, इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन बाबर ने जो लिया, बट आप क्या समझते हैं ये डिसीजन अल्टीमेटली पाकिस्तान के हक में जाएगा या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखें, क्रिकेट में हो तो कुछ भी सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम केपेबल है और दुनिया में जो सबसे बड़ा हिस्ट्री का टारगेट है वो भी वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया था, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है सीरीज में 1 डाउन है, उसके पास मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बॉलरों ने जिस तरह कल बॉलिंग की है पहली इनिंग्स में, तो मुझे लग रहा है कि 5वें दिन 280 रन बनाना, 9 विकेटें बाकी हैं, आसान नहीं है वेस्ट इंडीज के लिए।
अच्छा भट्टी साहब, कुछ कमेंट दे शाहीन शाह अफरीदी की स्टेलर परफॉर्मेंस पे, जिसने 55 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो आज तो बड़ा एक टफ डे है, तो आज आपको लगता है बिल्कुल ऐसी ही परफॉर्मेंस ही विल बी एबल टू टेक फॉरवर्ड, और 9 तो इनको आउट करने ही पड़ेंगे आज अगर आगे बढ़े तो? बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसी तरह की उनको बॉलिंग करना पड़ेगी। लेकिन हमारे पास हसन अली हैं, फहीम अशरफ हैं, हमारे पास नुमान अली स्पिनर है जिन्होंने शायद पहली इनिंग्स में 1 ओवर करवाया था। फिर सबसे बढ़कर मोहम्मद अब्बास, कल जिस तरह उन्होंने ऊपर नीचे 3 विकेटें हासिल की हैं, तो पाकिस्तान की ये जो 5 बॉलर है प्लस अगर नॉन रेगुलर बॉलर अजहर अली को देख ले, तो पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलर्स में से एक बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का। तो मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान, चलें उम्मीद तो हमें भी है। भट्टी साहब, अब जरा आ जाते हैं रमीज राजा वाले मामले पर। क्रिकेटिंग हल्के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर जो आपके कॉलीग्स हैं, किस नज़र से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या तज्जिया है लोगों का? सोशल मीडिया पे उनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से बहुत कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारा यह ख्याल है कि उसको बिल्कुल एक तरफ रखें। उनकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड को देख के आपको लगता है ये फैसला मेरिट पर है और ही विल बी एबल टू डिलीवर? अच्छा अब्दुल्ला, अगर रमीज राजा बनते हैं पीसीबी के चेयरमैन, तो मुझे तो उनकी सलाहियत पर कोई शक नहीं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट उनको कहा जाता है, उनसे आप बात करें, आपको गुफ्तगू करने में मजा आएगा। उनके आइडियाज बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ वो बिल्कुल उसके उलट है। अच्छा। मेरी इत्तलात के मुताबिक एहसान मानी साहब पर जो कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जब अनाउंस होगा, आज होगा कल होगा, तो एहसान मानी साहब ही कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसे एज ए पीसीबी चेयरमैन। तो इन्हें क्यों बुलाया था फिर? तो ये कल से ये तो बड़ी आप एक ऑलमोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे रहे हैं, बिकॉज हमें तो अब तक यही लग रहा था, चूंकि खान साहब ने खुद नॉमिनेट किए रमीज राजा को, तो डेफिनेटली इंटेंशन भी यही है कि एहसान मानी आउट एंड रमीज राजा इन। तो आप तो बिल्कुल इसका उलट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये मीडिया स्पेकुलेट कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने या पीएम हाउस की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन बनाया जा रहा है। देखिए, रमीज राजा साहब की दोस्ती है, कल वो गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, हो सकता है कि उनको कोई और क्रिकेट में जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन मैं जो आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि एहसान मानी साहब का टर्म जो नेक्स्ट अगर उनका होता है तो 3 साल का होगा। तो मानी साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि पीसीबी के कुछ इश्यूज हैं जिनमें पीसीबी और पाकिस्तान सुपर लीग के मीडिया राइट्स हैं, पाकिस्तान आईसीसी के टूर्नामेंट्स की मेजबानी लेना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सरशिप तय होना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 8-10 महीने में जिनके बारे में फैसला होना है। तो हो सकता है कि रमीज राजा साहब किसी और हैसियत में उनके साथ रहें। मानी साहब चाहते हैं कि 1 साल बाद वो वापस अपने घर इंग्लैंड चले जाएं। तो ये उम्मीद है कि रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। लेकिन 1 साल बाद जब मानी साहब वापस इंग्लैंड चले जाएं तो फुल फ्लैज चेयरमैन की हैसियत से रमीज राजा साहब पीसीबी में आ जाएं। लेकिन रमीज राजा देखें, बहुत जबरदस्त उनके आइडियाज हैं। अभी यूट्यूब चैनल जरा यस और नो करते हैं, अभी वो चेयरमैन पीसीबी नहीं बन रहे हैं? जी हाँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक कल जो मीटिंग खत्म हुई है, रमीज राजा भी अलग मिले प्राइम मिनिस्टर से, एहसान मानी साहब भी अलग मिले। तो फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर ने एहसान मानी साहब को कंटिन्यू करने के लिए कह दिया। तो वसीम खान साहब का क्या रोल होगा इस सारी सूरत हाल में? वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे? देखिए, ये डिसीजन भी नए चेयरमैन को लेना है, अगर मानी साहब कंटिन्यू करते हैं या रमीज राजा साहब आते हैं। लेकिन वसीम खान साहब का जो टेन्योर है वो फरवरी में खत्म हो रहा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि वो शख्स जो क्रिकेटिंग डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले रहा है, और इस वक्त तो सीईओ भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो देखना ये है कि क्या वसीम खान को भी एक्सटेंशन मिलती है या वसीम खान को फरवरी में खुदाफिज कह दिया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में फिलहाल तो ये चेयरमैन का डिसीजन बहुत अहम है, उसके बाद अगले 6-8 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन चले भट्टी साहब, आपने तो बिल्कुल ही तस्वीर का एक नया रुख हमारे सामने पेश कर दिया। आई एम आल्सो वंडरिंग कि ये बात फिर उठी ही क्यों, जब जो है मानी साहब और वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करें, बाकियों को कोई नया ओहदा मिल रहा है तो वो हम अनाउंस कर सकते हैं। मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग कि हाउ डिड दिस कन्वर्सेशन आपको क्यों बुलाया? प्रॉब्ली उन्होंने माजरत कर लिया हो कि जनाब मैं ज़रा एक साल इनके साथ जिम्मेदारियां निभाऊंगा और फुल फ्लेज जाने से पहले I'll just look into the scenario कि किस तरह होता है। Maybe we are just speculating here। तो क्या होता है? तो ये चीजें हमारे सामने है और पूरी कौम ही स्पेक्युलेट कर रही है। मतलब एक मीम्स का भी एक पहाड़ जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। करने से गुरेज करना चाहिए। हम अभी बात कर रहे थे वैसे जो बीच में आते हैं ना बच्चे, या तो बड़ों की, हम लोग टाइप जो बड़ों की जो सबसे पहला बच्चा होता है उसकी बड़ी चीजें आप संभाल के रखते हैं, उसकी बड़ी हौसला अफजाई होती है, या बिल्कुल लास्ट पीस जो होता है। फर्स्ट वन एंड लास्ट पीस एंड द वंस इन द मिडल, लाइक आई एम इन द मिडल, ही इज इन द मिडल। नहीं, I am the last, so I was God, the pampered one. Are you very special? I was. चलो घर पे ही हो गए, इधर नहीं हो एटलीस्ट। बट एनीवे ये तो हम वैसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर। और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है जी? अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत साजी के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। गैर मुल्की ख़बर इदारे जो हैं उन्होंने तो दावा किया है कि तालिबान ने आखिरी अमरीकी फ़ौजी की अफगानिस्तान में मौजूदगी तक हुकूमत की तश्कील और काबीना का ऐलान रोक दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तर्जुमान तालिबान सोहेल शाहीन ने वाज़े किया अभी तक गैर मुल्की फ़ौजियों की अफ़गान सरजमीन पर मौजूदगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और इस पर रद्द अमल आएगा। जाहिर है उन्होंने डेडलाइन दिया है 31 अगस्त को, वो निकलना चाहिए उस पर। उन्होंने ऑलरेडी खिलाफ वर्जी की है पहले, फर्स्ट में तक उसको निकलना चाहिए था कम्प्लीटली, उन्होंने नहीं किया। वो ये खिलाफ वर्जी है। अभी अगर वो फिर भी खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और इसका मतलब है कि ये खारजी कब्जे को और बढ़ा देते हैं। तो उस सूरत में ये डिपेंड करता है हमारे लीडरशिप के डिसीजन पर कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं। कुछ हम मुज़ाकरात करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत से अफगान है सारे एथनिसिटीज़ में जो वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है। दे आर नॉट द ओनली पर्सन इन अफगानिस्तान। वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल एथनिसिटीज़ दैट कैन बी इंक्लूडेड। खैर इसी पे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, सर्टनली आपको आपकी निगाह है, आपको नॉलेज है इस इशू पर, इस टॉपिक पर आप नज़र रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान पाकिस्तान में कलअदम TTP के मामलात का जायज़ा लेने के लिए कमीशन बना चुके हैं। बड़ी हौसला अफजा बात है और उनसे बात करने को भी तैयार हैं। तो क्या अफगान तालिबान का TTP पर इतना असर व रसूख है कि वो उनकी बात मानेंगे, उनकी सुनेंगे? TTP ने अपने इस जंग के आगाज़ के लिए जवाज़ ये बनाया था कि चूँकि पाकिस्तानी रियासत ने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका और नेटो का साथ दिया है, इसलिए पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग शुरू की थी। ये बुनियाद थी। तो एक तो ये पस मंज़र है। दूसरा, अफ़गान तालिबान को TTP के लोग अपना न सिर्फ ये कि कायद मानते हैं, जितने भी TTP के अमीर रहे हैं वो अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते थे और उनकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी में उनकी बेअत कर चुके थे। तीसरी बात यह कि TTP के लोग अफ़गान तालिबान के शाना बशाना नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। मसलन जिस कार्रवाई में अब अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था वो था खोस्त में CIA के एहलकारों के ख़िलाफ़ अबुदुजाना एक गैर मुल्की था, अरब था, उनका ख़ुदकुश हमला था। उसकी सारी प्लानिंग हकीमुल्लाह महसूद ने की थी और उसमें कई CIA एहलकार बैक वक्त मारे गए थे और वो CIA के लिए बहुत बड़ा धचका था कि बैक वक्त उनके अहम तरीन लोग एक कार्रवाई में मारे गए थे। तो मेरे ख़्याल में
इस पस मंज़र में अगर आप देखें तो अफ़गान तालिबान बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। मुझे ये तवक्को नहीं है और न ऐसा होना चाहिए कि वो टीटीपी के लोगों के ख़िलाफ़ उसी तरह लड़ें जिस तरह के दाइश के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मुफाहमत या मुसालहत का रास्ता दिया जाए तो मेरे ख़्याल में उसमें अफ़गान तालिबान इंतहाई मौसर साबित हो सकते हैं। साफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है और मज़ीद आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी अगर आप देखें कि नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में अभी पूरा कंट्रोल नहीं है तालिबान का। पंजशीर की अगर आप अभी भी वाज़े नहीं है कि दे हैव टेकन कंट्रोल और नॉट, तो लिहाजा कितना इन्फ्लुएंस होगा तालिबान का ऑन टीटीपी, दैट रिमेंस टू बी सीन स्टिल। मतलब कितनी उम्मीद तो हम रख सकते हैं कि जनाब एक मौसर हिकमत अमली ये साबित होगी। एक जो दुआ अब आप कर लें वैसे दुनिया की दुआ है, मैं दुआ कर रहा था कि 30 अगस्त पहले आए, ज़रा वक्त से पहले आए और स्कूल खुले और बच्चों की कुछ रूटीन हो। भाई 2 साल हो गए हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि दुनिया में हर काम चल रहा है हमारे मुल्क में। कुछ भी आप देखें, लाखों हज़ारों लोग मजमू में हमें नज़र आते हैं और बग़ैर किसी SOP पर अमल दरामद करते हुए। तो स्कूल्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा SOPs पर अमल हो सकता है, और मेरे बेटे के स्कूल वालों ने तो अब ये कह दिया है कि जनाब दे आर गोइंग टू कंडक्ट आउटडोर क्लासेस, और जो पहले इंडोर क्लासेस थी उनमें अगर AC वगैरह लगे हुए थे तो खिड़कियां दरवाजे सब खुले रहेंगे, कोई AC नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। सो प्लीज लेकिन इट्स जस्ट वन मोर वीक लेफ्ट, तो आई होप कि वो डिसीजन दोबारा रिव्यू ना हो और लेकिन कोविड के केसेस जो है ना वो स्कूलों पे आते हैं। हाँ, लेकिन केसेस हमारे अब तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा अब नजर आना स्टार्ट हो गया कि people are not following the SOPs at all. अब तो वो प्रेशर भी मुझे लगता है अब वो बात ही नहीं रही कि पुरानी बात हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेट हो गए, अब ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो खैर अभी भी है, लेकिन अब नाउ वी साउंड लाइक ब्रोकन रिकॉर्ड्स ये बार बार बात करते हुए। मैं आपको बता रहा था, शायद मैंने आपको बताया भी कि एक बहुत ही मेरे अजीज़ दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ कोविड की वजह से, एंड ही वाज ऑल्दो एज्ड बट ही वाज आल्सो अनवैक्सीनेटेड। सो प्लीज़ give yourself and अपने प्यारों का give yourself a fighting chance at least। मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है, कुछ तो इक्विप करना पड़ता है ना अपने आप को। जब आपको पता है कि दुश्मन आ रहा है, ये वायरस भी वही है, तो अपने आप को कुछ तो फोर्टिफाई करें। फोर्टिफाई करने का क्या है जी, वैक्सीनेट करवाएं, और क्या हो सकता है। वैक्सीनेशन के साथ भी इतनी सिवियर लोगों को जिनको होती है उसको बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल ठीक हो जाता है, 2-3 दिन का बुखार एंड देन यू आर बेटर। सो गिव योरसेल्फ अ चांस देयर। ये भी बात करेंगे और भी बातें करेंगे, और एक ढोली हैं जिनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता ही है। हाँ, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारी भी थी क्योंकि हमने इधर दिखाया भी था आप लोगों का, बट ही इज जॉइनिंग अस टुडे। नहीं, सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे। लाहौर में अब सजाएं सख्त की जा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान का कोई वाहिद शहर होगा जिसमें ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है एटलीस्ट के नो टू पब्लिक लिटरिंग। जो लोग सड़क पे कचरा, गंदगी, रैपर्स, पानी की बोतलें फेंकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और हमें उम्मीद इसलिए है क्योंकि लाहौर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी भी कराने में बड़ा अहम किरदार लाहौर शहर का रहा है। हाँ, तो ये आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त होते हैं और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट वन। आपको बताएं कि लाहौर में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर शहर की खूबसूरती को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे फॉर दोज पीपल जो अब उस शहर को, लाहौर को साफ देखने के आदी हो चुके हैं, बिकॉज इट हैज़ बिन क्वाइट नाइस एंड क्लीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यही वजह है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है, और जगह जगह कूड़ा फेंकने और गैर कानूनी डंपिंग करने वालों पर अब जुर्माना भी होगा और सज़ा भी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। वेस्ट मैनेजमेंट की इन्फोर्समेंट टीमें शहर भर में सरगर्म हो चुकी हैं। खिलाफ वर्जी करने पर एक्शन लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हेल्पलाइन पर शहरी शिकायत भी कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, और इसी पे किस तरह से अमल दरामद होगा। हमारे साथ मौजूद हैं राफिया हैदर, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत शुक्रिया आपका राफिया साहिबा हमारे साथ मौजूद होने का, वक्त देने का। सबसे पहले बता दें कि लाहौर में जो कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई है उसका क्या फैसला है? What would be the action that would be taken against them? क्या सजाएं हो सकती हैं, कितना जुर्माना होगा?
जी, इसके अंदर हमने दो बेसिकली चीज़ों में उसको फोकस किया हुआ है कि जब कोई इंडिविजुअल्स या कोई हाउस होल्ड्स वगैरह लिटरिंग की तरफ लेके जाते हैं तो पहले हम उनको जो है ना अवेयरनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको नोटिस सर्व होना, जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में ये चीज़ें पिन पॉइंट होती हैं तो हम नोटिस से पहले स्टार्ट ऑफ होते हैं और फिर उसको जो है ना इनिशियली ग्रेजुअली उस चीज़ को ना आगे लेके चलते हैं कि इन्फोर्समेंट की तरफ लेके जाएँ। इलीगल डंपिंग या फिर मैस लिटरिंग वाला जो है उसके ऊपर फाइन्स की इम्पोजिशन भी होती है जो कि हम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स के थ्रू कराते हैं, या फिर अगर इलीगल डंपिंग के हम रेड हैंडेड लोगों को पकड़ें तो उनके लिए अरेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं और लोगों के खिलाफ FIR कटवाई जाती है और हवाले पुलिस किया जाता है उसके लिए। रफ़िया साहिबा, आपको भी इस पोजीशन पे देख के बड़ी खुशी हो रही है, बिकॉज मुझे हमेशा ये फीलिंग होती है कि खातून अगर इस किस्म की कोई मुहिम मैनेज कर रही हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है। रफ़िया साहिबा, ये बताइएगा कि इस मकाम पर ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि कचरा फेंकने की जगह शहरियों को पता हो, क्योंकि अक्सर औकात होता यही है कि वो क्लूलेस होते हैं कि हम किधर फेंकें और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते। तो इसकी आगही के लिए कुछ किया जा रहा है, पब्लिक मकामात पर भी बड़ा कचरा नजर आता है, तो इसका भी कोई हल सोचा है आप लोगों ने? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए हमने जो फ्रेश कंटेनर्स हमारे आ रहे हैं जो कि हमने 6000 के करीब फ्रेश प्रोक्योर किए हैं और या हम एडिशन कर रहे हैं अपनी खुद वर्कशॉप्स के थ्रू जो इन हाउस फैब्रिकेशन है उनको हमने बड़ा विजिबल किया है कि उनकी कलर स्कीम वगैरह उस तरह से होती है और उसके ऊपर विजिबली प्लेस्ड हमारा नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर 1139। हमने दूसरी कोशिश इसमें ये की है कि जो लोकेशंस ऑलरेडी जहाँ पे हीप्स डेवलप हो रही थी या जहाँ पे लोग यूजुअली फेंकते हैं उन्हीं एरियाज़ को मार्क करके वहीं पे हम कंटेनर्स की प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से कराते हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा मूव अराउंड भी ना करना पड़े और अगर वो जगह फीजिबल है तो हम वहीं पे कंटेनर्स प्लेस अप करते हैं। इसमें हमारी शहरियों से बिल्कुल भरपूर गुजारिश है कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें और लिटरिंग से गुरेज करें। जो हमारे डेजिग्नेटेड एरियाज़ है कंटेनर जहाँ पे प्लेस्ड हैं, जो कि अब हमने मेन रोड्स पे भी और इनर एरियाज़ वगैरह के अंदर भी बेहतर तरीके से प्लेस अप कर दिया और मज़ीद उनको हम एंटर कर रहे हैं, तो उन्हीं को यूटिलाइज़ करें, उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारे लोगों की भी, हमारे अपने वर्कर्स की भी हेल्प हो उसके अंदर। सर्टनली अपने वर्कर्स की भी हेल्प होनी चाहिए और इन वर्कर्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क, हमारे शहरों, हमारे गली मोहल्लों को साफ़ रखने में। लेकिन साहिबा, सिंस यू विद अस, तो अभी कुछ दिनों में हमने देखा है कि पर्टिकुलरली बारिश के बाद शहर में कचरा उठाने का उतना मौसर निज़ाम नज़र नहीं आया जैसा कि लाहौर का खासा रहा है। लाहौर हैज़ बीन अ वेरी क्लीन सिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब आपको लगता है कि इस तरफ मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? जी, इसमें डेफिनेटली बारिश के दौरानिए के में हमें इश्यूज़ आते हैं क्योंकि उसमें मूवमेंट हमारे अपने लोगों की भी सड़कों के ऊपर वो हम डाइवर्ट कर देते हैं टू ड्रेनिंग ऑफ वाटर, जहाँ पे इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं उसमें हम वासा के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बारिश के दौरान तो इश्यूज़ बाहर आ लाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने डेफिनेटली इसको वर्क अराउंड किया है। हमने सेकेंड शिफ्ट जो है उसको फाल बनाया है ताकि इस तरह के जो मकामात हमारे फर्स्ट शिफ्ट में रह जाते हैं और क्लियरेंस नहीं हो पाती, चाहे वो कंटेनर्स हैं चाहे वो हीप्स हैं, उनको फिर हम क्लियर आउट करते हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो इस पर डेफिनेटली हमारा फोकस है और हम इसमें मज़ीद बेहतरी भी ला रहे हैं। इसके अंदर और मैं ऐड ऑन करूँगी कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1139। तो अगर लोगों को कहीं पे इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं पे लोग हमारा वर्कर्स पहुँच नहीं रहे या फिर हीप्स मौजूद हैं, वो हमें काइंडली गाइड अप करें उसके अंदर और 1139 पर रब्ता करके हमें बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ा साहिबा। हम भी यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये सारी जो रिवायात हैं लाहौर की और जो अरसे से वही हम आपको बता रहे हैं कि हम यूज़ टू हो चुके हैं, तो उनको बरकरार रहना चाहिए। बिकॉज़ इंस्टेड कि जी सारे बाकी शहर जो है वो कुछ सीखें लाहौर से और ऑब्वियसली एम्यूलेट करें वही सारी चीज़ें। ये ना हो कि लाहौर भी फिर गंद में ही पड़ जाए, जो कि एक्चुअली अर्लियर दिस ईयर, आपको याद है जब वेस्ट नहीं उठाया जा रहा था तो क्या हाल हुआ था व्हेन द ईयर स्टार्टेड। और वैसे भी अदरवाइज आपको पता है ना गंद काफ़ी नज़र आ रहा है, ये मीनारे पाकिस्तान वाला इंसिडेंट एंड अदर वो एक और लेवल का गंद है, तो वो भी क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है और ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी डिश है, मैं कहता हूँ जिसे एक ग्लोबल, जिससे ना ग्लोबल सिटीजन होता है ना, इस डिश को ग्लोबल डिश का टाइटल दे देना चाहिए। हाँ, तो लिहाजा इसलिए इसके साथ साथ वैसे इसलिए अब जिसको हमारा ये खाना पसंद आया उसका हम जिक्र तो कर देंगे, लेकिन ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो जानी चाहिए बिकॉज दिस फूड इज़ वेरी पॉपुलर। वी आर टॉकिंग अबाउट बारबेक्यू फूड, जो कि साउथ एशियन फूड है, हमारा पाकिस्तानी खाना है, खास तौर पे चिकन टिक्का। और इस बार जिसको कहते हैं ना जी लग गया, हमें इतना पसंद आया कि हम छोड़ ही नहीं सके। तो टॉम क्रूज, हॉलीवुड स्टार हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो एक रेस्टोरेंट गए, उन्होंने पहले एक टिक्का मंगवाया और फिर उन्होंने कहा नहीं जी एक काफ़ी नहीं है, दूसरा भी ले आओ।
और फिर इतने खुश हुए वेटर को भी कोई ज़बरदस्त किस्म की टिप दी है। एंड टॉम क्रूज, यू आर लेट टू द पार्टी बिकॉज ये खाना तो हम कब से खा रहे हैं और हमारा तो बड़ा फेवरेट है। और जनाब इन दिनों लंदन में मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग में मसरूफ हैं और भाई चिकन टिक्का इज अ यूनिवर्सल डिश, इज अ ग्लोबल डिश। आपकी एथनिसिटी कोई भी हो, चिकन टिक्का हर कोई एंजॉय करता है, हर शख्स खा सकता है। जैसे चिकन एक्चुअली जो चीज़ है ना, वो किसी भी मुल्क के मसाले शसाले जब लगे होते हैं, उनके जो लोकल होते हैं, यू tend to like that because the food itself is so good. Anyway, अच्छा जी, स्क्रैबल खेलिए कभी? आप वो लेग पीस खाती हैं या चेस्ट पीस? जी, चेस्ट पीस। It has more meat in it. और लेग मुझे वैसे भी इतनी नहीं पसंद। What was that look? नहीं, that look is कि भाई वो चेस्ट बड़ी रूखी सी होती है, उसमें कोई जूसी मीट नहीं होता ना। लेग इज द वन। Are we going to sit here and argue on that? बिल्कुल भी नहीं, जो मैं खाती हूँ वो बेस्ट ही होता है। स्क्रैबल खेलते हैं कि नहीं? Are you trying to avoid this thing कि आप स्क्रैबल खेलते हैं? मैंने आपको कहा है ना कि मेरे लड़के को आपने ट्रेन करना है। मेरे लड़के को बेसिकली आपके बेटे की बात। हाँ, कि आपने ट्रेन करना है स्क्रैबल में, because you are quite good at it. डोमेस्टिक बोर्ड गेम्स के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान मार रहे हैं। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का ऑनलाइन मुकाबला 15 साल खिलाड़ी सैयद इमाद अली ने अपने नाम कर लिया। हाउ कूल इज दैट? हाउ लवली। तो लिहाजा प्लीज़ आप मुझसे ना सीखें, इमाद अली से सीखें जो हमें जब भी ज्वाइन करेंगे। इमाद 2018 में दुबई में होने वाली वेस्पा यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। सो दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। इमाद वेस्पा मिला था उस पे उन्हें? पूछेंगे ना, अभी हमें ज्वाइन करें। इमाद देखें खड़े हैं। और इमाद जो हैं वो 2 मरतबा वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हो चुके हैं। 2 मरतबा वेस्पा यूथ कप और 1 मरतबा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इमाद अली पाकिस्तान के सबसे कामयाब स्क्रैबल खिलाड़ी भी बन चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इमाद। हाउ आर यू? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। ज़रा अपने जर्नी के बारे में बताइए कि कोशिश तो तमाम ही पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चों को स्पेलिंग्स बहुत सारे वोकैबुलरी में उनकी इजाफा करें, लेकिन वर यू अ स्पेशल वन? बचपन से आपको बल्कि लेट्स पुट इट दिस वे इमाद के आप ऑलरेडी बड़े ज़बरदस्त थे वोकैबुलरी में, या फिर स्क्रैबल खेल खेल के बेहतर हुए? मैंने आई स्टार्ट प्लेइंग व्हेन आई वाज 6। तो घर में खेलना शुरू किया था, अब्बा के साथ खेलता था, तो शुरुआत उधर से हुई। फिर मेरा शौक़ था इस गेम का, तो मैं उसमें खेलते रहा और रीडिंग का भी शौक़ था, तो उसमें काफ़ी मदद हुई। फिर बिल्कुल स्कूल ने मेरी काफ़ी मदद की उसमें कि मैं टूर्नामेंट में जाऊँ, कैसे खेलूँ, मोरल सपोर्ट दी, और फिर वो जाके मैं खेला और उसमें भी कामयाब हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये इंटरेस्ट था घर में? ज़्यादातर ऐसे शौक़ जो होते हैं वो घर से ही शुरू होते हैं, विच इज़ कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स जो अपने छोटे बच्चों को इतने अच्छे कामों में लगा देते हैं। इट्स अ बोर्ड गेम। अगर लोग वैसे तो स्क्रैबल सारों को ही पता है, लेकिन वो ब्लॉक्स बने होते हैं, आप 7 गीटियाँ जो होती हैं अल्फ़ाबेट्स की वो उठाते हैं, देन यू हैव टू मेक वर्ड्स। एक जिक्सॉ की तरह ही होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इमाद ये ज़रूर बताइएगा कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब वो तो एक लेवल ही कुछ और है, तो वो ख्याल कैसे आया कि ओके आई एम सो गुड, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं काफ़ी ज़बरदस्त हूँ, तो आओ अब compete करें दुनिया के साथ? तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन थी हमारे, जो स्क्रैबल को रेगुलेट करती है पाकिस्तान में। उन्होंने मुझे देखा कि मैं टैलेंट है, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, सपोर्ट किया कि इस तरह बेहतर खेलते हैं, और कोचेस भी दिए, वसीम खत्री, मुइज़ बेग, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया और उनकी वजह से मैं इंटरनेशनल स्टेज पे अपेयर हो पाया। वंडरफुल। अच्छा, आप अपने जैसे टीनेजर्स को या अपने से छोटे बच्चों को क्या मशवरा देंगे? बिकॉज हम सभी वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों की वोकैबुलरी बड़ी अच्छी हो और वो स्क्रीन टाइम कम करें और रीडिंग ज़्यादा करें और स्क्रैबल टाइप बोर्ड गेम्स खेलें। सो ये शौक सर्टनली आप में भी तो डेवलप हुआ होगा ना, आप भी यंग ही हैं, आप भी स्क्रीन टाइप की तरफ, तो वीडियो गेम्स की तरफ लग सकते थे, लेकिन आप नहीं लगे। तो किस तरह हम अपने दीगर बच्चों को ट्रेन करें? भाई बताएं इमाद, कुछ टिप्स दें हमें। यही था कि बचपन से मुझे शौक़ था, पेरेंट्स ने मुझे इस गेम पे लगाया, तो यही है कि जिस चीज़ का आपको शौक़ है आप उस पे जाएं,
और जो भी चीज़ करनी है आपको, अगर कुछ अचीव करना है उसमें, तो आप मेहनत करें। मेहनत से आप कामयाब होते हैं। टैलेंट होता है ये सब में, बस मेहनत पे होता है कि कौन आगे बढ़े। बल्कि इमाद, I'll make it easier for you for people who want कि उनके बच्चे भी एक्सेल करें ऐसी चीज़ों में। सबसे पहले तो आप वो खुद उनके साथ खेलें, तो लिहाजा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप यू कैन कीप टेलिंग योर चाइल्ड कि भाई कोई काम की चीज़ करो, ये करो, डू इट विद देम। तो ये तो ऐसी चीज़ है, ये तो पूरी फैमिली मिलके खेल सकती है। इमाद, 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स जो बड़े मुश्किल होते हैं, जो बीच में मिल रहे होते हैं, आप क्या रट लेते हैं, याद कर लेते हैं? और दूसरा कोई ट्रिक्स याद करने की, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ 2 लेटर में। कोई कभी मोस्टली दे डोंट इवन मेक सेंस, बट स्क्रैबल ने उनको रिकग्नाइज किया होता है। तो क्या आपने रट लिए हैं सारे? आई थिंक अराउंड 100 ही हैं, तो यस मैंने रट लिए थे। तो रट लिए, सबसे आसानी कर लिया काम। मैं वैसे नहीं कर सकती। अच्छा, और ये X और V और Z और जिनके बहुत ज़्यादा नंबर्स, जिसके पॉइंट्स होते हैं, तो उनके भी आपने वर्ड्स ऑलरेडी याद किए? बिकॉज उस वक्त एट द मोमेंट कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि विद वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू। जी, यही है कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने मुझे यही सिखाया कि यूज़ कैसे करने, मैक्सिमाइज स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें। तो कोचेस जो दिए उन्होंने यही सिखाया कि आप जो आपका टाइल है आप उसको सही से इस्तेमाल करें। भाई अच्छा, अब हमारी टीम का ये सवाल है कि स्क्रैबल तो बड़ा संजीदा नौयत का, बड़ा दिमाग लड़ाने वाला गेम है। आप अपना जहन को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए या थोड़ा सा डाइवर्ट उधर पहुंच गए करने के लिए कोई और गेम भी खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कोई और सीक्वेंस? फुटबॉल का काफ़ी शौक है, स्कूल के दोस्तों के साथ खेलता हूँ काफ़ी। चलो, जबरदस्त है। बेसिकली ऑल इनकम्पसिंग है। सो स्पोर्ट्स में भी आप हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स में भी हैं, और ये दिमाग का जो स्पोर्ट है ना स्क्रैबल, कमाल की चीज़ है। इमाद, हम बहुत आपसे इम्प्रेस्ड हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जी, ये बात ये है कि देयर आर सो मेनी एवेन्यूज़, बस एक फुटबॉल क्रिकेट और बस वो ही नहीं है, और उसमें तो वैसे ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन अपने बच्चों को और जगह पे लगाएं। मतलब ये स्क्रैबल चैंपियन, और वो भी 2 times हमारा अपना पाकिस्तानी बच्चा। सो वी कैन डू दैट। अब्दुल्ला, प्लीज स्टार्ट प्लेइंग स्क्रैबल। यस, विद हुसैन। हाँ, मतलब बच्चे को उस चीज में लगाना है ना। अब्दुल्ला, चूंकि कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं, ये सीन चल रहा है। और अभी हमारा ये डेस्क जो बजना स्टार्ट हुआ था, अब्दुल्ला आपको स्टिक चाहिए थी, तो दो कर लेना आप। तो चोकर करें, खड़ा नहीं हो रहा इस टाइम। अच्छा जी, तो लिहाजा ढोल, वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद ढोल, बिकॉज वो हमारा कल्चर का एक हिस्सा है। हमारी शादियां तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती जब तक एक ढोली ना बुलाया जाए। तो ये अब्बास, कामरान अब्बास, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ही इज फ्रॉम तलागंग, और क्या वायरल हुई इनकी ये वीडियो, एंड ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर मेनी इयर्स। तो कामरान हैज जॉइंड अस। कामरान, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? दिखाएं कामरान को हमें। ज़बरदस्त, कैसे हैं आप कामरान? और वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बड़ी खुशी हो रही है आज आप आए हैं, और लगता है ढोल भी आपने पहना हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ढोल पहना हुआ है, मुझे खुद बड़ी खुशी हुई है। आप कैसी हैं अम्मा? अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और कामरान, सबसे पहले तो हमें तो चले पता है, लेकिन उन लोगों को जिनको नहीं पता आपके बारे में, उनको बताइए कि ये आपका शौक है, आपका प्रोफेशन है, आपने किससे सीखा, आपने कब सीखना शुरू किया? जी बिल्कुल शौक़ है, बचपन से शौक़ है, ख़ानदानी काम है हमारा। और फिर मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद वाजिद, उनसे सीखा, और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया, और मालिक ने इसमें तरक्की अता की, और अब ये प्रोफेशन भी है और शौक़ भी है। अब तो दोनों चीज़ें हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक ढोल बजाना बड़ा आर्ट है, और ख़ास तौर पे एक जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर देना उसमें, लेकिन माशाल्लाह आप ज़बरदस्त गाते भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं? जी बिल्कुल, ये एक गॉड गिफ्टेड है मेरी वाइफ, इसी की वजह से मुझे जो है ना ज़्यादा लोग मेरी वाइफ को ही पसंद करते हैं, और इसकी वजह से ही काफ़ी फेमस हुआ। नहीं, आई एम श्योर आप फेमस तो बहुत हो गए। वैसे तलागंग से आपका ताल्लुक है, ज़ाहिर है शुरू में तो आप अपने इलाके या इर्द गिर्द के इलाकों में ही परफॉर्म करते होंगे, लेकिन अब जब से वीडियो वायरल हुई, मुझे बताएं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आया आपको? जी बिल्कुल, पहले तो अपने शहर में ही था बिल्कुल, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कराची पे बहुत सारे इवेंट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आगे भी नेक्स्ट मंथ्स में कमिंग इवेंट्स हैं, और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इवेंट्स। तो लोग यानी आपको कॉल करते हैं और बुकिंग करते हैं कि जी ये हमारी फंक्शन है, ये हमारा है, और आप आइए, आपको बुलाते हैं, इस तरह होता है? जी बिल्कुल, लोग हमें कॉल करते हैं पहले,
और तकरीबन महीना पहले वो अपनी बुकिंग करा देते हैं। तो कामरान, आपको कोई फेसबुक पेज है तो वो तो जल्दी से बता दें आप, या कहाँ आपसे रब्ता कर सकते हैं लोग, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर मस्ट बी विलिंग। जी, मेरा फेसबुक पे पेज है मेरा, कामी ढोल ऑफिशियल के नाम से। यूट्यूब पे कामी ढोल ऑफिशियल के नाम से आप इन्हें रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अब जरा हमें स्क्रीन से आउट करें और कामी को जरा रखिए, और कामी हमें क्या सुनाएंगे आप? जी मैं बिल्कुल आपको पहले एक गाना सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको ढोल सुनाएंगे थोड़ा सा अपनी शहनाई के साथ, जो हमारा तलगान का। और इस गाने में ढोल भी साथ साथ बजेगा ना? जी ढोल बिल्कुल साथ बजेगा। जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, जरा आप कामी को फुल स्क्रीन करें। वे तू लोंग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कची नैन तेरा नाम सुनने पैर तू ते जाना रे नगर बोलता मंगी दी ना थोड़ा ले ते तेरा था थोड़ा तेरे सुनने पैर तू ते जाना रे नगर बोलता मंगी दी ना थोड़ा ले ते तेरा था थोड़ा तेरा विकदा बाजारां दे विच आवे नैना विच तेरा नाम अब हम आपको थोड़ा अपना तलगान का ट्रेंड सुनाते हैं शहनाई की। डन डन, जबरदस्त जबरदस्त। हम यहाँ पे लगे, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ये एंजॉय करने की चीज़ है आपके लिए। जबरदस्त। एक कमाल का आपने एक माहौल बना दिया, और हम ढूंढ रहे हैं अपनी टीम में से जिसकी शादी ना हुई हो, तो हम अब शादी कराएंगे क्योंकि हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो बाजों की तो हम दूसरी पे इंसिस्ट कर रहे हैं। हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि कर लो भाई, ताकि हम आपको बुला सके। बड़ी एनर्जी चाहिए कामरान, मतलब आपको तो हर परफॉर्मेंस से पहले कुछ आपकी डाइट होती होगी। ये बड़ा आपकी बड़ी हिम्मत है और बड़ी आपकी एनर्जी लग रही है इस ढोल बजाने में। जी बिल्कुल, खुराक इसके लिए ज़रूरी है और डाइट भी ज़रूरी है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ता है। हाँ ज़ाहिर है, इतना वजनी ढोल। और ये बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट्स हैं जो आप बजा रहे थे, कभी दोनों एक साइड पे दोनों हाथों से, कभी बीच में ढोल के। हर चीज़ का नाम होता है या फिर आप बस उसको इन्वेंट करते जाते हैं? ये हमारा ट्रेंड है तलगान का, और बस ये मशहूर हो गया और हम ऐसे कर रहे हैं। अब और लोग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यही एनर्जी का फ़र्क है जो आपको नज़र आए। एनर्जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जो साथ गाना गाते हैं ना, उससे माहौल दोबारा उठ सा जाता है। सो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप चाहते हैं किसी मौसीकार के साथ, किसी बड़े कंपोजर के साथ काम करें, कोलैबोरेट करें, बिकॉज या फिर आपको अच्छा लग रहा है जो आप जहाँ हैं वो एक बहुत है? नहीं जी, क्यों नहीं यार, आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़े, और इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेंगे। ख्वाहिश भी है, ऑफर्स भी हैं। किसके साथ फ्यूचर में ज़रूर करेंगे, किसके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं?
जो भी हो जाए पाकिस्तान के सारे सिंगर, सारे प्रोड्यूसर हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। जिसके साथ भी हुआ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो। चलें, वंडरफुल। एंड वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू ये जो हमारे इतने ज़बरदस्त सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ म्यूज़िक सेशंस जो होते हैं ना, आप टीवी पे जो देखते हैं, स्टूडियो वगैरह। अच्छा, ब्रेक तो हम लेंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कामरान, और आपके साथ जो साथी हैं शहनाई पे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहेंगे कि ब्रेक पे जाते जाते आप हमें कुछ सुनाते चले जाएं। हाँ। ठीक है, थैंक यू कामरान। थैंक यू कामरान। अब कोरोना बढ़ रहा है, केसेस कम नहीं हो रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने अपने गुज़श्ता 15-20 दिनों का हिसाब लगा लें तो 14 अगस्त पे माशाल्लाह 90,000 लोग तो सिर्फ मीनारे पाकिस्तान में जमा थे। एब्सोल्युटली। आपको एक दफ़ा बता देते हैं कि पंजाब का अगर आपको हाल बताएं, पंजाब में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 48 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना के 1488 केसेस हैं। साबिक मोमिन खुसूसी बरस है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। ज़फ़र साहब, डॉक्टर साहब आप बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं जब से इस वबा ने दुनिया पे हमला किया, फिर पाकिस्तान भी सर्टनली इससे मुतासिर हुआ। अभी हम फोर्थ वेव के बारे में क्या कह सकते हैं? आप चूँकि देख रहे हैं, इतने अरसे से आप नज़र रखे हुए हैं, हमारे नंबर्स करंट आपके सामने हैं। इज़ द फोर्थ वेव ओवर, या फिर नीचे आना शुरू हो गई है, ये ग्राफ फ्लैट होना शुरू हो गया है, या फिर एट टाइम्स लगता है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे और प्रॉब्ली इट हैज़ बिकम अनकंट्रोलेबल राइट नाउ? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, जितने भी इससे पहले ग्लोबल पैंडेमिक्स हुए हैं वो सेल्फ मैनेज करते हैं अपने आप को, यानी कि अगर कोई इंटरवेंशन ना भी की जाए तो कुछ अर्से के बाद वो डाई डाउन हो जाते हैं। इस ग्लोबल पैंडेमिक में ऑल्दो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख रहे हैं वो ये है कि इसमें जो वेरिएंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ वायरसेस के, तो हर नई वेव जो है वो एक नए वेरिएंट के सबब हो रही है, और इसके बारे में प्रिडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है कि अब फ्यूचर में क्या वेरिएंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, अल्लाह करे ना आए। तो ये जो फैक्टर है, इसकी वजह से सिचुएशन जो है वो बड़ी गैर यकीनी हो गई है कि आने वाले वक्त के बारे में ये कहना कि ये कब खत्म होगा, इसकी शिद्दत में कब कमी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, अनसर्टेनिटी तो बहुत है, आई एम सॉरी टू कट यू लाइक दैट, लेकिन एक बात जिस पे हम जरा स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी है, बड़ा ख़तरनाक है ये पैंडेमिक, एवरीबडी नोज। अब वो लोग जो इसको संजीदा ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जिनको नहीं ले रहे वो नहीं ले रहे। हमने अभी एक बड़ा एक ट्रेंड और एक रिकॉर्ड देखा है कि प्रेग्नेंट वीमेन आर ऑल्सो गेटिंग कोविड, और कुछ तो अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं प्रेगनेंसी में कोविड होके लोगों का चल बसना। तो अब प्रेगनेंसी में के लिए भी वैक्सीनेशन आ चुकी है। एक दफ़ा हम चाहते हैं कि आप उस पर भी जोर डालें कि जो हामला ख़वातीन है पाकिस्तान में वो भी वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकती है, जिसको पहले ना किया जा रहा था, अब वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है, और बड़े ही अफसोस की बात है कि इंक्रीजिंगली इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि फुल टर्म प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं, यंग ख़वातीन, पढ़ी लिखी ख़वातीन, वो उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। इनमें से कुछ खुद डॉक्टर थी, और बहुत सारे डॉक्टर्स, मुझे पता लगा है कि वो प्रेग्नेंट ख़वातीन को ये हदायत देते हैं कि जी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैक्सीन ना लगवाएं, आप वैक्सीन जो है सोच समझ के लगवाएं, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हर तरह की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि प्रेगनेंसी में कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसकी बुनियाद पे ये वैक्सीन प्रेग्नेंट औरतों को ना लगाई जाए, आमला औरतों को ना लगाई जाए। तो ये अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके चांसेस जो हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के होने के, वो आम लोगों से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इन्फेक्शन होने के। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को भी इस बात समझने की ज़रूरत है
कि वो अपने जो उनके पास जो प्रेग्नेंट खवातीन आती हैं उनको सही एडवाइस करें, क्योंकि वर्ल्ड ओवर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा मुशाहिदा नहीं है कि जिसके तहत ये कहा जा सके कि प्रेग्नेंट खवातीन को ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान की तमाम हामिला खवातीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई और अगर आपके ज़हन में कोई वैक्सीन नहीं है तो उसको प्लीज़ दूर करें, और आज की जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसे बिल्कुल एतमाद के साथ लगवाएं और उसकी दोनों डोजेज लगवाएं। बहुत शुक्रिया ये रीइटरेट करने के लिए और अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को बताने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। भाई प्रेग्नेंट खवातीन सुन लें, बहुत ट्रेजिक खबरें आ रही हैं। आप लोग प्रेग्नेंट खवातीन, आप लोग कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैसे मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसका तो खास तौर पे कहा जा रहा है। और साइन ऑफ, वैसे हमारे जो फैमिली गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उन्होंने साइनोफॉर्म भी कहा जी अगर आपको मिल रही है तो फ़ौरन लगवा लें। इनफैक्ट कोई भी लगवा लें, अपने गायनोकोलॉजिस्ट को भी इनफैक्ट समझाएं क्योंकि उनकी भी एट टाइम्स लिमिटेड नॉलेज है। दुनिया के जाने माने जो मिडवाइफरी हैं, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि ना लगवाएं, कंसल्ट अनदर डॉक्टर, गेट लाइक एन ओपिनियन ऑफ अ कपल ऑफ डॉक्टर्स एंड मेक अ गुड डिसीजन। We'll see you tomorrow.